हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम टू जेआरएफ ड्रीमर्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आगे हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। सो फ्रेंड्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जनरली हमको यहाँ से जो है मेथड्स और प्रोसेस में से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। लास्ट 2 to 3 टाइम्स में अगर हम बात करें तो इसका जो मॉडर्न मेथड है एमबीओ, वहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो इसके सारे के सारे मेथड्स इंपॉर्टेंट है, हम सभी को डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर। इसी के साथ फ्रेंड्स, मैंने लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चंस आस्क कर रखे हैं, तो उसका आंसर आप ही को देना है। उसको आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर जाकर, क्योंकि यहाँ पर आपको आंसर नहीं मिलेंगे, सिर्फ क्वेश्चन ही मिलेंगे। उसी के साथ टेलीग्राम चैनल को वैसे भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहती हैं और उसी के साथ पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। सो चलिए, टाइम को वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए। तो अगर बात करें परफॉर्मेंस अप्रेजल की, तो क्या होता है? सो परफॉर्मेंस अप्रेजल इज ए सिस्टमैटिक इवेल्युएशन ऑफ एम्प्लॉय प्रेजेंट जॉब कैपेबिलिटीज एंड ऑल्सो हिज पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। अब हम एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रहे हैं सिस्टमैटिक वे में। क्यों इवेल्युएट कर रहे हैं? ताकि हम उस एम्प्लॉय की वीकनेस को और स्ट्रेंथ को जान सके। अब भला हमें उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ को जानने से हमें क्या फायदा होगा? देखो, अगर एक एम्प्लॉय में स्ट्रेंथ है तो उसको हम बेसिकली प्रमोट कर सकते हैं हायर लेवल जॉब के लिए। और अगर कहीं ना कहीं हमें लगा कि उसमें वीकनेस है, तो हम उसे ट्रेनिंग देकर उसकी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए हम परफॉर्मेंस अप्रेजल को करते हैं। अब इस सिस्टम के अंदर हमारे पास 2 पार्टीज होती हैं। एक होता है अप्रेजी, एक होता है अप्रेजर। अब अप्रेजी कौन होता है? द पर्सन हुज परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी अप्रेज्ड बाय अदर पर्सन। जिसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जा रहा है वो होता है अप्रेजी। और अप्रेजर कौन होता है? जो पर्सन परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रहा है वो होता है हमारा अप्रेजर। ओके, तो बेसिकली इसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर 2 पार्टीज होती है। एक होता है अप्रेजी, जिसकी परफॉर्मेंस को क्या किया जा रहा है? इवेल्युएट किया जा रहा है। और जो इवेल्युएट कर रहा है उसको हम कहते हैं अप्रेजर। सो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि हम क्या जान सके? वीकनेस को और स्ट्रेंथ को जान सके। किसकी? एम्प्लॉय की। उसी के बेस पर ट्रेनिंग दी जाती है और प्रमोशन दिया जाता है। इस ओके, आगे चले, देखें। अब इसके प्रोसेस की बात करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, छोटा सा प्रोसेस है और कई बार इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन भी कैसा आया हुआ है? रीअरेंज करना होता है कि कौन सा स्टेप पहले करेंगे, कौन सा स्टेप हम बाद में करेंगे। तो चलिए देखिए, अगर हम बात करें प्रोसेस की, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड को डिटरमाइन करते हैं। तो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड डिटरमाइन करते हैं। देखो, जब भी कोई प्रोसेस फॉलो किया जाता है, या तो हम ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करते हैं या हम स्टैंडर्ड्स को डिटरमाइन करते हैं। अब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। हर एक जॉब के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं। कोई स्टैंडर्ड हमारा टाइम से रिलेटेड होता है, टाइम मैनेजमेंट जिसके अंदर हमको करनी होती है। कोई हमारा कम्युनिकेशन से रिलेटेड करता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हम टीचिंग का ही लेते हैं। बेसिकली हम एज एन टीचर हम यहाँ पे बात करेंगे। ओके, या एक इंस्टीट्यूट की, ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कॉलेज, इन्हीं चीज़ों की बात करेंगे। वैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल मेनली जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में किया जाता है, बट हम यहाँ पे इस सेक्टर को भी लेके चल सकते हैं। अब देखो, हर एक टीचर के लिए एक क्या होता है? स्टैंडर्ड डिटरमाइन किए जाते हैं। जैसे कि हम टाइम रिलेटेड स्टैंडर्ड की बात करते हैं कि अगर आपको सिलेबस कराना है तो आपको 3 महीने के अंदर स्टूडेंट्स का सिलेबस कंप्लीट करवा लेना है। तो ये एक स्टैंडर्ड डिटरमाइन करता है कि 3 मंथ्स के अंदर आपको ये सारा सिलेबस करा देना है और अच्छे से कराना है। ठीक है, तो हमने क्या करा? सबसे पहले परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को डिटरमाइन कर लिया, फिर उस स्टैंडर्ड को क्या करा? कम्युनिकेट कर दिया। किसके साथ? एम्प्लॉयज के साथ। एक टीचर्स को बता दिया कि आपको 3 महीने के अंदर इनका सिलेबस कंप्लीट करवाना है। सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड को डिटरमाइन करा, उस स्टैंडर्ड को फिर आपने क्या करा? कम्युनिकेट करा। किसके साथ? एम्प्लॉय के साथ, जिसकी आपको परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है। उसके बाद मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब मैंने 1.5 मंथ, मतलब कि 1.5 महीने बाद मैंने जाकर उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करा और मैंने देखा कि एटलीस्ट 7 to 8 लेसन करा देने चाहिए थे 1.5 मंथ में। अब किसी ने कम करवाए तो कहीं ना कहीं भैया ये इसकी वीकनेस है, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा। और किसी ने अच्छे से करा दिए, अच्छी तरह और ज़्यादा लेसन करा दिए, तो कहीं ना कहीं ये इसकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, कल को अगर प्रमोशन की बारी आएगी तो जो अच्छे से करा रहा है और ज़्यादा क्वांटिटी में करा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम उसको ही प्रमोट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है? हमें परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को डिटरमाइन करना है। सेकंड कौन सा है? उस स्टैंडर्ड को कम्युनिकेट करना है एम्प्लॉयज के साथ। फिर उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करना है? मेजर करना है। उस एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है किसके साथ? स्टैंडर्ड के साथ। जो हमने स्टैंडर्ड डिटरमाइन कर रहे थे उसी के साथ हम उनकी क्या करेंगे? एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे। लास्ट स्टेप है टेक करेक्टिव एक्शन। अगर आप स्टैंडर्ड को फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। आप स्टैंडर्ड को अच्छे से फुलफिल किए जा रहे हैं तो भैया आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस रहेंगे। तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे? करेक्टिव एक्शन लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली करेक्टिव एक्शन तब लिया जाता है जब जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है उसको अचीव नहीं कर पाता एक एम्प्लॉय, तब हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं।
कहीं ना कहीं वो उसकी वीकनेस है, हम उसको ट्रेनिंग नीड्स प्रोवाइड करते हैं, या कोई और एक्शन हमें लेना होता है वो लेते हैं जब उसकी जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है वो अचीव नहीं कर पाता। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। सो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके मेथड्स डिस्कस करते हैं जहां से हमको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। अब मेथड्स के अंदर एक चीज कॉमन रहेगी, हम जब भी किसी को रैंक अलॉट करेंगे या परफॉर्मेंस को अप्रेज करते हैं तो कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ही करते हैं। अब वो फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि वो कौन सी जॉब परफॉर्म कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किए जाते हैं। ओके, तो सबसे पहला मेथड आता है हमारा सिंपल रैंकिंग मेथड। अब सिंपल रैंकिंग मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, हम कुछ फैक्टर्स डिसाइड कर लेंगे, वो सभी के लिए सेम रहेंगे। उन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हम हर एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अप्रेज करेंगे। लेट्स से हमने 5 फैक्टर डिसाइड कर लिए, जैसे कि डिसिप्लिन ले लिया, कम्युनिकेशन ले लिया, इसी तरह के कुछ फैक्टर्स डिसाइड कर लिए और वो 5 हैं। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम मान के चल रहे हैं 10 एम्प्लॉयज हैं, ABCDEFGHIJ, ठीक है, 10 एम्प्लॉयज हमने मान के चला। सबसे पहले हमने ए एम्प्लॉय को उठाया और उसको कंपेयर किया इन 5 फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद कंपेयर करने के बाद हमने एक रैंक या नंबर अलॉट कर दिया। लेट से हम 100 में से उसको नंबरिंग दे रहे हैं, तो हमने उसको नंबरिंग दी 60। उसके बाद बी लिया, बी को फिर नंबरिंग प्रोवाइड करी, वही फैक्टर्स के अकॉर्डिंग एनालाइज करने के बाद हमने दिया 70। फिर सी लिया, उसको दिया 50। जिसकी जैसी परफॉर्मेंस होगी उसके अकॉर्डिंग उसको नंबरिंग दी जाएगी। अब इन नंबरिंग के बाद हम क्या करेंगे, उनको रैंक प्रोवाइड करेंगे। जिसके जितनी ज्यादा नंबरिंग होगी उसको उतनी ही कम रैंक दी जाएगी। लेट से एक एम्प्लॉय है डी, जिसको नंबर अलॉट किए गए 90, तो डी की जो रैंक है, डी से ऊपर किसी को नंबर मिलेगी नहीं, तो डी की रैंक क्या होगी, हमारी फर्स्ट होगी। इसी तरह बाकी एम्प्लॉयज को भी क्या दे दी जाएगी, रैंक दे दी जाएगी। तो एक सिंपल रैंकिंग मेथड है। ओके, फैक्टर्स के बेस पे इवेल्युएट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, रैंक प्रोवाइड कर रहे हैं। होप सो क्लियर हो गया होगा। तो रैंक कहां से कहां दी जाएगी, दे ऑल आर रेटेड फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। तो फर्स्ट रैंक से लेकर लास्ट रैंक तक उनको क्या दी जाएगी, अलॉट की जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। अब पेयर्ड कंपैरिजन मेथड भी वैसा ही है जैसे पहला था, लेकिन इसमें एक चीज है, यहां पर हम क्या करेंगे, लाइकवाइज एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 10 एम्प्लॉय हैं, जिसमें क्या है हमारे पास 10 एम्प्लॉय हैं, ABCDEFGHIJ, ठीक है। अब हमने फर्स्ट एम्प्लॉय को लिया, अब इस एम्प्लॉय को हम हर दूसरे एम्प्लॉय के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इसकी परफॉर्मेंस को हर दूसरे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया जाएगा। लाइक ए को बी के साथ भी कंपेयर करेंगे, ए को सी के साथ भी करेंगे, ए को डी के साथ भी करेंगे, ई के साथ भी, एफ के साथ भी, जी के साथ भी, आई के साथ भी, जे के साथ भी, सभी के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। फिर देखेंगे दोनों में किसकी परफॉर्मेंस बेस्ट है। लाइकवाइज ए को बी के साथ करा तो ए की परफॉर्मेंस बेस्ट थी, ए को सी के साथ करा तो ए की थी, ए को डी के साथ करा तो डी की परफॉर्मेंस बेस्ट थी। इसके बाद हम देखेंगे कि ए की कितनों के साथ जो है परफॉर्मेंस बेस्ट रही है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पेयर्ड कंपैरिजन, जहां पे हम पेयर बनाकर हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। फैक्टर्स हमारे सेम ही रहेंगे, जो हम फैक्टर्स डिसाइड करेंगे, लाइक 5 या 6 फैक्टर डिसाइड करेंगे, वो हमारे सेम रहेंगे, लेकिन यहां पर जो कंपैरिजन होगा उन फैक्टर्स के बेस पर एक का कंपैरिजन दूसरे के साथ किया जाएगा। ओके, थोड़ा सा एक्सपेंडेड वर्जन है पहले वाले से। यहां पे पेयर कंपैरिजन किया जा रहा है, पेयर्स बनाकर क्या किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है। सो इन दिस मेथड ईच मेंबर इज प्रेफर्ड ओवर द अदर इज रिकॉर्डेड। तो जिस मतलब कि मान लो ए को बी के साथ कंपेयर किया गया, ए सही परफॉर्मेंस दे रहा था, फिर ए को सी के साथ गया, ए सही परफॉर्मेंस दे रहा था, ए को डी के साथ करा तो डी परफॉर्मेंस दे रहा था। तो ए को अभी तक कितनी बार प्रेफरेंस किया गया, 2 बार प्रेफरेंस दी गई है, तो उसकी प्रेफरेंस को क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। The number determine the ranks number and obviously the top performer will be those the highest rank for more number of times। तो टॉप परफॉर्मर किसको कहेंगे, जिसकी जो रैंक होगी वो ज्यादा बार आएगी। मान लो ए को 10 जनों के साथ कंपेयर किया गया और उसको 9 में जो है बेस्ट परफॉर्मेंस दी गई है, तो ए ही हमारा क्या माना जाएगा, टॉप परफॉर्मर माना जाएगा। थोड़ा सा फ्रेंड्स पहले वाले के कंपैरिजन में ये मेथड टिपिकल है, क्यों, क्योंकि अगर मान लो हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, अभी तो मैं 10 एम्प्लॉयज की बात कर रहा हूं, अगर 100 भी हो गए या 1000 भी हो गए, तब तो ये कभी भी काम कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो अगर हमारे ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हुए तो उस टाइम पर ये मेथड जो है सूटेबल कभी भी नहीं रहेगा। तो इस मेथड को सूटेबल तभी हो सकता है जब हमारे एम्प्लॉयज क्या कैसे रहेंगे, कम रहेंगे। द नंबर ऑफ पेयर्स टू बी कैलकुलेटेड बाय द फ्लोइंग फॉर्मूला n इज इक्वल टू n-1 डिवाइड बाई 2। तो कितने पेयर्स हमारे बनेंगे वो डिपेंड करता है इस फॉर्मूला के ऊपर। लाइकवाइज आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 100 एम्प्लॉयज हैं, तो अब कितने पेयर बनाए जाएंगे, तो 100-1 डिवाइड बाई 2, तो इतने हमारे क्या बनेंगे, पेयर्स बनेंगे। तो यहां से भी आपसे क्वेश्चन आस्क किया जा सकता है। द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट इट
कांट बी यूजफुल व्हेन लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर बीइंग कंपेयर्ड। तो सीधी सी बात है, जब ज़्यादा सारे एम्प्लॉयज हो जाएंगे तो इस मेथड को हम कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। चलिए चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं। ओके, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब इस मेथड के अंदर क्या है, फैक्टर्स हमारे सेम रहेंगे जिसके रिगार्डिंग हमने इवेलुएट करना है एम्प्लॉयज को, लेकिन हम यहाँ पर जो है एक स्केल का यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन स्केल। अब ये 5 ग्रेड स्केल भी हो सकता है, 7 ग्रेड भी हो सकता है और 3 ग्रेड भी हो सकता है। इट मीन्स कि लेट्स से एक स्केल है और ये 3 ग्रेड स्केल है। इसका मतलब एक पॉइंट पर हम रिप्रेजेंट करेंगे बेस्ट जॉब परफॉर्मेंस, एक पर हम रिप्रेजेंट करेंगे पुअर जॉब परफॉर्मेंस और एक पे हम रिप्रेजेंट करेंगे एवरेज। अब लेट्स से हमारे पास 5 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट फैक्टर उठाया डिसिप्लिन। ओके, एम्प्लॉय से 10, तो सबसे पहले फर्स्ट एम्प्लॉय को लिया और देखा कि डिसिप्लिन के मामले में ये कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो हमने देखा कि ये जो है डिसिप्लिन इतना अच्छा मेंटेन नहीं करके रखता, ना तो ज़्यादा बेकार और ना ही ज़्यादा अच्छा मेंटेन करके रखता, तो हमने इसको जो रेटिंग दी वो दी एवरेज। तो इसके मामले में ये एवरेज है। सेकंड हमने लिया क्वालिटी। क्वालिटी के मामले में ए जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इसको परफॉर्मेंस में हमने दी बेस्ट। इसी वे में हम सबको कह देंगे रेटिंग प्रोवाइड करेंगे हर एक फैक्टर के रिगार्डिंग। बाद में हम एक स्कोर, इसको एक क्वांटिटेटिव टर्म्स में निकाल लेंगे और उसके एक स्कोर कैलकुलेट कर लेंगे। उस स्कोर के बेस पे हम हर किसी को क्या देंगे, रैंकिंग प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो द स्केल रिप्रेजेंट द बेस्ट जॉब परफॉर्मेंस एंड द अदर रिप्रेजेंट द पुअर जॉब परफॉर्मेंस। एक पॉइंट तो हमारा बेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, एक पॉइंट हमारा पुअर जॉब परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ऑल द एम्प्लॉयज आर रेटेड समवेयर ऑन द स्केल अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। तो हर एक एम्प्लॉय को हम उसकी लेवल ऑफ परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, रेट करेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैक्ड रैंकिंग और बेल कर्व रेटिंग। तो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि इस मेथड को हम स्टैक्ड रैंकिंग और बेल कर्व रेटिंग भी कहते हैं। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट मेथड है फोर्स चॉइस मेथड। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंफ्यूजिंग पॉइंट देखने को मिलेगा क्योंकि लास्ट मेथड था फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और अब हम बात कर रहे हैं फोर्स चॉइस मेथड। तो जनरली अगर यही क्वेश्चन हमें मैच ऑफ द फ्लोइंग में देखने को मिल जाए तो हम काफी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको एक चीज याद रखनी है, जो फोर्स चॉइस मेथड है उसके अंदर हम स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, वहां पर हम बात करते हैं फैक्टर्स की। हम फैक्टर्स के अकॉर्डिंग जो है इवेल्युएट कर रहे थे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को, बट यहाँ पर हम स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। हम ये देखेंगे कि जो एम्प्लॉय है वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, अब सबसे खास बात इसमें यह है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दे रखी होंगी वो पॉजिटिव भी होंगी और नेगेटिव भी होंगी। पहले तो ये जान लेते मेथड दिया किसने था। ये मेथड दिया था जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। It contains a series of group of statements and rater rates how effectively a statement describe each individual being evaluated। और रेटर ये देखेगा कि जो स्टेटमेंट है वो जो है एम्प्लॉय उस स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, बस उसका ये काम है, उसको ये देखना है। और दूसरी खास बात इसमें पता क्या है, हर एक स्टेटमेंट जो है उसको अलग अलग स्कोर और वेट दिया जाएगा। जैसे कि मान लो एक स्टेटमेंट है डिसिप्लिन के रिगार्डिंग। अब किसी जॉब को परफॉर्म करने के लिए डिसिप्लिन काफी रिक्वायर्ड है, तो उस स्टेटमेंट को जो स्कोर दिया जाएगा वो कैसा दिया जाएगा, ज्यादा दिया जाएगा। कैसा दिया जाएगा, ज्यादा दिया जाएगा। और ऐसा ही कोई दूसरी स्टेटमेंट है जिसके अंदर जो फैक्टर इन्वॉल्व है वो इतना रिक्वायर्ड नहीं है उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, तो वहां पे जो उसको स्कोर दिया जाएगा वो कैसा दिया जाएगा, कम दिया जाएगा। तो किसी स्टेटमेंट को ज्यादा स्कोर दिया जाएगा, किसी स्टेटमेंट को कम स्कोर दिया जाएगा। और तीसरी खास बात इसमें यह है, जितना भी स्कोर इस स्टेटमेंट्स को दिया जाएगा वो उस रेटर को नहीं बताया जाएगा जो रेटिंग प्रोवाइड कर रहा है। तो 3 खास बात इसमें आ चुकी हैं। जितना भी स्कोर उस स्टेटमेंट्स को दिया जाएगा उस रेटर को नहीं बताया जाएगा। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट्स हैं वो रेटर के थ्रू डिसाइड नहीं की जाएंगी, वो ऑर्गेनाइजेशन का कोई दूसरा एम्प्लॉय या मैनेजर ही डिसाइड करेगा। और जितना स्कोर देना है वो भी वो उसी को अलॉट करेगा। रेटर को इस चीज के बारे में नहीं पता होगा कि किस स्टेटमेंट को कितना स्कोर दिया गया है। तो सबसे बड़ी बात इसमें यह है, इस मेथड के अंदर इसमें पार्शियलिटी नहीं हो पाएगी क्योंकि रेटर को यही नहीं पता कि किस स्टेटमेंट को कितना स्कोर दिया गया है। ओके, तो फाइनल रेटिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ ऑल सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। तो हर एक स्टेटमेंट के बाद अकॉर्डिंग इवेल्युएट करने के बाद हम एक फाइनल रेटिंग प्रोवाइड करेंगे। लेट्स से हमारे पास 5 स्टेटमेंट्स हैं। हम ये देखेंगे कि कौन सा एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय को देखेंगे इन 5 स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग। वहां पे 5 फैक्टर्स थे, यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं। हम ये देखेंगे कि फर्स्ट स्टेटमेंट को एक एम्प्लॉय फॉलो नहीं कर रहा, बाकी 4 स्टेटमेंट्स को कर रहा है, और हर एक स्टेटमेंट को आपको पता है अलग अलग वेट है। बाद में हम उसकी ओवरऑल रैंकिंग निकालेंगे, ओवरऑल स्कोर निकालेंगे। लेट्स से कि फर्स्ट स्टेटमेंट को स्कोर दिया गया 20, नेक्स्ट स्टेटमेंट को दिया गया 10, उससे नेक्स्ट वाले को दिया गया है 15। तो हर एक स्टेटमेंट को अलग अलग स्कोर दिया गया है।
जो फर्स्ट एम्प्लॉय है वो फर्स्ट को फॉलो ही नहीं कर रहा तो उसको 20 स्कोर तो नहीं मिलेंगे, बाकी सारे स्कोर उसको मिल जाएंगे। इस वे में हम उसका ओवरऑल स्कोर कैलकुलेट कर लेंगे और बाद में हम उनकी रैंकिंग को क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे स्कोर के बेस पर। होप सो बात आपको क्लियर होगी। देखो सारे जो मेथड्स हैं उसमें थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, किसी में हम फैक्टर्स को लेके चल रहे हैं, किसी में हम 5 ग्रेड स्केल को लेके चल रहे हैं, ओके, किसी में हम कंपैरिजन पेयर बनाकर कंपैरिजन कर रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट हर किसी में रहेगा। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, आपके लाइक से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ओके, सो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट मेथड को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड। अब इस मेथड को हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें स्पेसिफिक ट्रेड को एनालाइज करना होता है किसी भी एक एम्प्लॉय की, उस टाइम पर हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। तो असर्शन रीजन में आपसे क्वेश्चन आस्क किया जा सकता है इस चीज़ के रिगार्डिंग कि जब हम स्पेसिफिक ट्रेड्स को एनालाइज करते हैं उस केस के अंदर हम ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड को यूज़ करते हैं। तो ये बिल्कुल ट्रू है। ओके, तो ट्रेड्स कैसी, जैसे कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क, तो इस तरह के ट्रेड्स को हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें जो है एक प्रिंटेड फॉर्म दिया जाता है किसको, रेटर को, ठीक है, जिसमें हमारी काफ़ी सारी ट्रेड्स लिखी होती हैं जिसको हमने इवेलुएट करना होता है उस प्रिंटेड फॉर्म के अंदर। उसी के साथ रेंज भी लिखी होती है, अनसेटिस्फैक्टरी टू आउटस्टैंडिंग। अब जैसे कि एक फैक्टर है क्वालिटी, क्वालिटी के मामले में ए एम्प्लॉय जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा आउटस्टैंडिंग। एक जो बी एम्प्लॉय है वो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा, उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो उसको अनसेटिस्फैक्टरी दिया जाएगा। उसी के साथ द रेटिंग फॉर ईच फैक्टर विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स। तो अगेन नंबर्स की फॉर्म में हम इसको ले आएंगे, क्वालिटेटिव से हम इसको क्वांटिटेटिव पर शिफ्ट कर लेंगे। द टोटल ऑफ द पॉइंट्स ऑब्टेन बाय एम्प्लॉय ऑन ऑल द रेटिंग फैक्टर्स कंटिन्यूड द ओवरऑल रेटिंग स्कोर। इसी बेस पर हम सारा का सारा स्कोर उसको हर एक एम्प्लॉय का क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। हर एक फैक्टर की अलग अलग नंबरिंग दी जाएगी और टोटल करके उसकी ओवरऑल जो नंबर, ओवरऑल स्कोरिंग जो है उसको निकाल लिया जाएगा। उसी के बेस पे हम उसको क्या करेंगे, रैंकिंग प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो अगेन स्पेसिफिक ट्रेड्स को एनालाइज करने के लिए हम ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड को यूज करते हैं। इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, एक प्रिंटेड फॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसके ऊपर सारी ट्रेड्स लिखी होती हैं। उसी के साइड में हम नंबरिंग भी देते हैं कि किस ट्रेड में कौन कैसा फॉलो कर रहा है। अगर कोई अच्छा दे रहा है तो उसको अच्छे नंबर दिए जाएंगे, कोई सही से परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको कम नंबर दिए जाएंगे, हर एक ट्रेड के अकॉर्डिंग। एट लास्ट हम सारे स्कोर को क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे और उन स्कोर के बेस पर हम क्या करेंगे, रैंकिंग को प्रोवाइड करेंगे। तो इस मेथड में कुछ इस तरह ही फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट मेथड है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। अब ये जो है ना मोस्ट पार्शियल मेथड मुझे लगा। इस मेथड के अंदर क्या है, जो हमारा इमीडिएट सुपरवाइजर होता है, आपको पता है कि हर एक एम्प्लॉय को सुपरवाइज किया जाता है उसके सुपरवाइजर के थ्रू। जैसे फैक्ट्री में कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको एक सीनियर अपॉइंट कर दिया और वो उनको सुपरवाइज कर रहा है। अब जो सुपरवाइजर है ना वो इंसिडेंट्स को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। अब इंसिडेंट्स कैसे, मान लो एक वर्कर है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, ठीक है, अब वो तरह तरह के इंसिडेंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन में करता है। मान लो कल एक वर्कर की किसी और के साथ क्या होगी, बहस होगी। अब एक नेगेटिव इंसिडेंट है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे इनडिसिप्लिन क्रिएट होता है, या उसने कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे लोग उसकी प्रेज कर रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव इंसिडेंट है। तो जो सुपरवाइजर है वो उसके इन इंसिडेंट को क्या कर रहा है, रिकॉर्ड करा जा रहा है टाइम टू टाइम। भाई तेरे को मैं बाद में देखूंगा, अभी उसके सारे इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर रहा है, कोई बात नहीं, तू नेगेटिव इंसिडेंट कर रहा है, मैं तेरे को बाद में देखूंगा, जब रेटिंग का टाइम आएगा तब तेरे को देखूंगा। तो इन इंसिडेंट्स के बेस पर क्या किया जाता है, उनको रेटिंग प्रोवाइड की जाती है। तो एक मोस्ट पार्शियल जो मेथड है मुझे वो लगा क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, क्योंकि एक सुपरवाइजर के हाथ में है। अगर मान लो एक सुपरवाइजर की नीचे वर्कर के साथ नहीं बन रही है तो उसको नेगेटिव रेटिंग ही प्रोवाइड करेगा। ओके, तो इंसिडेंट के बेस पर जो रेटिंग प्रोवाइड की जाती है वो किस में की जाती है, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड के अंदर की जाती है। नेक्स्ट है चेकलिस्ट मेथड। तो ये जो मेथड है ये फोर्स चॉइस स्केल मेथड के अकॉर्डिंग ही है। यहां पर भी कुछ स्टेटमेंट्स डिटरमाइन की जाती हैं, जैसे कि डज द एम्प्लॉय कोऑपरेट विद अदर कोवर्कर्स, डज दे कीप देयर वर्कप्लेस नीट एंड क्लीन। तो कुछ स्टेटमेंट डिसाइड कर ली जाती है, फिर ये देखा जाता है कि कौन सी स्टेटमेंट को एम्प्लॉय फॉलो कर रहा है या कौन से को नहीं कर रहा। तो बेसिकली यहाँ पे जो आंसर आपको देखने को मिलेगा येस और नो में। मान लो एक एम्प्लॉय है वो कोऑपरेट नहीं करता दूसरों के साथ, तो इस स्टेटमेंट के सामने उसको क्या मिल जाएगा, नो। कुछ करते हैं तो उसको यस मिल जाएगा। ओके, और हर एक फैक्टर और आइटम को एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाएगी। जैसे कि मान लो मैंने कहा कि डज द एम्प्लॉय कोऑपरेट विद ईच अदर विद अदर्स, तो इसको मैंने 10 नंबर प्रोवाइड कर दिए है क्योंकि ये जरूरी है, कोऑपरेशन होना जरूरी है। लाइकवाइज डिसिप्लिन की बात करी तो इतना जरूरी नहीं है, तो इसको मैंने 5 नंबर प्रोवाइड कर दिए। तो इसी बेस पे मैं लास्ट में एक ओवरऑल स्कोर कैलकुलेट कर लूंगा कि किस एम्प्लॉय को कितना स्कोर मिला, और उस स्कोर के बेस पर मैं क्या करूंगा, रैंकिंग प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा सिमिलर है किसकी तरह, फोर्स चॉइस स्केल मेथड की तरह।
होप सो बात क्लियर हो गई होगी। ओके फ्रेंड्स, अगर कहीं भी दिक्कत आ रही है, लग रहा है कि आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, उस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लिया जाएगा। ओके ठीक है, तो हर एक फैक्टर को, हर एक स्टेटमेंट को क्या है, नंबर दिए जाएंगे यहाँ पर भी। द स्कोर ऑन द अप्रेजल आर डिटरमाइंड बाय समिंग द स्कोर ऑफ ऑल द फैक्टर चेक बाय द रेटर। तो जितने भी स्कोर्स को मिला है हर एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सबको सम कर लिया जाएगा, ऐड कर लिया जाएगा, और उसी बेस पे हम क्या करेंगे, रैंकिंग प्रोवाइड कर देंगे एम्प्लॉयज को। नेक्स्ट मेथड है ऐसे मेथड। अगेन सबसे एक पार्शियल मेथड मुझे लगा ऐसे मेथड है। इसमें क्या होता है, जो मैनेजर होता है वो एक डिटेल रिपोर्ट तैयार करता है एम्प्लॉय के बारे में। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रेशर आएगा वो एक मैनेजर के ऊपर आएगा। अब एक मैनेजर इतना खाली नहीं होता कि वो एक रिपोर्ट तैयार करेगा एम्प्लॉय के बारे में, हर एक चीज़ उसके बारे में लिखेगा, इतना टाइम उसको नहीं होता। तो जनरली इस मेथड को फॉलो किया ही नहीं जाता ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो एक ऐसे लिखना होता है किसको, मैनेजर को। एक मैनेजर डिटेल राइट अप ऑन द जॉब नॉलेज एंड पोटेंशियल ऑफ द एम्प्लॉय, क्योंकि एक मैनेजर ही क्या कर रहा होता है, सारे एम्प्लॉयज उसके अंडर ही काम करते हैं। अब उसको पता होता है कि कौन सा एम्प्लॉय कैसा है, किसकी कैपेबिलिटी कैसी है, उसी चीज के बारे में, उसके पोटेंशियल के बारे में उस मैनेजर को लिखना होता है हर एक एम्प्लॉय के बारे में। एम्प्लॉय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी प्रोग्राम पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स, एम्प्लॉय प्रोबेबिलिटी, ओवरऑल अप्रेजल ऑफ द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय रिलेशन विद अदर कोवर्कर्स, इन सब चीजों के बारे में कंप्लीट ऐसे जो है मैनेजर राइट डाउन करता है। ऐसे मेथड प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। तो हर एक एम्प्लॉय के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ऐसे मेथड, जो कि मैनेजर ही जनरली उसके बारे में लिखता है। तो अगर मान लो ज़्यादा सारे एम्प्लॉय हो गए तो मैनेजर की तो बच जाएगी बैंड, तो इस मेथड को इसलिए यूज नहीं किया जाता। इसके बाद जो आजकल के जो मेथड है, मॉडर्न मेथड, उसका सबसे पहला टाइप आता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव मेथड। काफी इंपॉर्टेंट मेथड है फ्रेंड्स, लास्ट टू लास्ट टाइम से काफी बार इसमें क्वेश्चन आस्क किया जा रहा है। ओके तो इस मेथड के अंदर क्या होता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज अ कॉम्प्रेहेंसिव मैनेजमेंट अप्रोच विच इज यूज्ड फॉर कंडक्टिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल। इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड। तो इस मेथड को एक साइंटिफिक और एक ऑब्जेक्टिव मेथड माना है। क्यों? क्योंकि द प्राइमरी फोकस इन दिस मेथड इज ऑन डेवलपिंग ए सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव विच आर टू बी रियलाइज्ड बाय द एम्प्लॉयज। इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, जॉब को स्टार्ट करने से पहले ही हम कुछ ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेते हैं कि एक एम्प्लॉय को इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। ठीक है, ये अच्छा मेथड है। क्यों? अगर आप मान लो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने आए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको ये अचीव करना है, तो आपका सारा ध्यान जो है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में ही लगा रहेगा। आपको डर रहेगा कि ये ऑब्जेक्टिव अचीव ना हुआ तो मेरे को नेगेटिव रेट दे दिया जाएगा। These objectives are later used as a criteria for measuring the performance। तो इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को बाद में हम एक क्राइटेरिया के तौर पर यूज करते हैं परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। अगर आपने उस ऑब्जेक्टिव्स को जल्दी अचीव कर लिया तो आपको एक पॉजिटिव स्कोर दिया जाएगा, और अगर आपने अचीव नहीं किया तो उसके आपके जो है स्कोर कम दिया जाएगा। तो इसी ऑब्जेक्टिव को एज एन क्राइटेरिया हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। At the time of performance appraisal, a supervisor will measure the actual performance of the employee on the job and realization of the objective by them। तो जो सुपरवाइजर है वो ये देखता है कि भैया इसने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करा है या नहीं करा, और उसी के बेस पे उसको क्या देता है, रेटिंग प्रोवाइड करता है। होप सो फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट जो है अगेन एक इंपॉर्टेंट मेथड है 360 डिग्री अप्रेजल मेथड। अब यहां पर जो अभी तक हम बात कर रहे थे, एक सुपरवाइजर 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 मैनेजर, सिर्फ यही लोग जो थे वो क्या कर रहे थे, परफॉर्मेंस को अप्रेज कर रहे थे, इवेलुएट कर रहे थे। ये मेथड ने आकर सब कुछ चेंज कर दिया। इस मेथड ने कहा कि अब एक बंदा नहीं रहेगा अप्रेज करने के लिए, अब हम हर एक बंदे से क्या करवाएंगे, अप्रेजल करवाएंगे, इवेल्युएशन करवाएंगे। अब हर एक इंडिविजुअल की यहाँ पे बात की जा रही है, तो इसका मतलब कौन कौन आएगा यहाँ पर, जो इवेल्युएट करेगा कौन कौन करेगा। The concept involve a process of collecting information about a person behavior from the people around him। जो भी पीपल उसके आसपास रहते हैं। अब आसपास ये नहीं कि हम उसकी फैमिली को कहेंगे कि भाई इसको इवेलुएट करो, नहीं, जो प्रोफेशनल वे में उसके आसपास रहते हैं, लाइकवाइज उसके दूसरे एम्प्लॉयज, उसके कलीग्स हो गए, ठीक है, सुपरवाइजर हो गया, मैनेजर हो गया, इवन कस्टमर्स भी यहां पर हम लेकर चलेंगे, सप्लायर्स को भी लेकर चलेंगे इस मेथड के अंदर। The basic assumption underlying the approach is that a person works closely with the employee, see his behavior in various settings and circumstances that his supervisor might not be able to see। अब ऐसा क्यों किया गया कि हम हर किसी को यहाँ पर लेके चल रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो पर्सन उसके अराउंड होते हैं वो हर कोई उसके बिहेवियर को क्या करता है, नोट करता है। बात बिल्कुल सही है,
मान लो सप्लायर के साथ मैं डील कर रहा हूँ तो सप्लायर भी मेरे बिहेवियर को देख रहा है, वो कहेगा यार बड़ा र्यूड बिहेव करता है ये बंदा। तो कस्टमर के साथ अगर मैं डील कर रहा हूँ तो कस्टमर भी मेरे बिहेवियर को नोट डाउन कर रहा है, बार बार मैं उसको रिस्पेक्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वो कहेगा कि यार ये काफ़ी अच्छा डील करता है। तो हर कोई ना कोई मेरे बिहेवियर को क्या कर रहा है, नोट डाउन कर रहा है। तो उन्हीं के बेस पर क्या किया जाएगा, उनसे फीडबैक लिया जाएगा मेरे बारे में, ठीक है। उसी के बेस पर क्या किया जाएगा, इवेल्युएट किया जाएगा परफॉर्मेंस को। Thus, the term 360 degree implies that everyone around is involving in evaluating the performance. तो हर कोई क्या कर रहा है, मेरी परफॉर्मेंस, जो एम्प्लॉय है उसकी परफॉर्मेंस को क्या कर रहा है, इवेल्युएट कर रहा है। होप सो क्लियर हो गया होगा। An assessment center is a central location where managers come together to participate in well-designed stimulated exercises. ठीक है, तो बेसिकली मैनेजर्स के लिए ही होता है, सीनियर्स मैनेजर्स के लिए होता है। जनरली एम्प्लॉयज को यहाँ नहीं भेजा जाता, मैनेजर्स की ही यहाँ पे इवेल्युएशन की जाती है असेसमेंट सेंटर के अंदर। They are assessed by senior manager supplemented by the psychologist and HR specialist for 2 to 3 days. तो यहाँ पर जो रेटर्स होते हैं, जो इवेलुएट करते हैं, वो काफ़ी स्पेशलिस्ट होते हैं अपनी फील्ड के अंदर, और 2 से 3 दिन लगाते हैं वो इवेलुएट करने में। Assessee is asked to participate in basket exercise, work groups, simulations, role playing. तो जो असेसी है, जिसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना है, उनको कहा जाता है कि आप एक्सरसाइज, मतलब कि तरह तरह की उनसे एक्सरसाइज करवाई जाती हैं, वर्क ग्रुप्स बनवाए जाते हैं, ठीक है, जीडी करवाया जाता है, रोल प्लेइंग भी करवाए जाते हैं, काफ़ी सारे जो हैं मेथड्स किए जाते हैं जिसके उनसे परफॉर्मेंस को क्या किया जाए, इवेल्युएट किया जाए। हैविंग रिकॉर्डेड द असेसिव बिहेवियर, द रेटर्स मीट टू डिस्कस देयर पूल्ड इन्फॉर्मेशन एंड ऑब्जर्वेशन एंड बेस्ड ऑन इट दे गिव देयर असेसमेंट अबाउट द एसएससी। तो सारे बिहेवियर को नोट डाउन करने के बाद वो क्या करते हैं, अपने जो सुझाव हैं, ठीक है, जो कंक्लूजन निकालते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। At the end of the process, feedback in terms of strength and weakness is provided to the assessee. तो assessee को बता दिया जाता है कि उसकी कहाँ स्ट्रेंथ है और कहाँ उसकी वीकनेस है। ये सारा assessee के साथ डिस्कस किया जाता है उन मैनेजर्स के थ्रू। सो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लास्ट मेथड डिस्कस करते हैं, डेट इज बिहेवियर एंकर रेटिंग स्केल मेथड। नाम से सजेस्ट हो रहा होगा, यहाँ पर हम जो फोकस करते हैं एम्प्लॉय के बिहेवियर पर फोकस करते हैं। अब हर एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर को अडॉप्ट करना पड़ता है। उसी बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम क्या है, उसको रेटिंग प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयज को। इट फोकस ऑन बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ द अप्रेजल प्रोसेस। अब देखो, बिहेवियर पर फोकस कर रहे हैं तो ये पार्ट है क्वालिटेटिव का, लेकिन उसी बिहेवियर को नोट करने के बाद हम एक रेटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ये बात पॉइंट हो गया क्वांटिटेटिव का। तो ये जो मेथड है फोकस करता है बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन पर। द बार्स मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल मेजर्स एंड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्पेसिफिक बिहेवियर। तो यहाँ पर जो है स्पेसिफिक बिहेवियर के अकॉर्डिंग जो है उसकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ बिहेवियर डेटा गिवन इन नंबर ऑफ रेटिंग फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग डाटा। द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड ऑल्सो कॉस्टली इन कंपेरिजन विद अदर मेथड। अब बिहेवियर को नोट डाउन करना इतना आसान बात तो नहीं है, ओके, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है और कॉस्टली भी है इन कंपेरिजन टू अदर मेथड्स। ओके, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, क्या आपने अंडरस्टैंड किया, यहाँ से आपको एनालाइज हो जाएगा। When appraisals are made by superiors, peers, subordinate and client, then it is called। तो previous year question है फ्रेंड ये, A 360 डिग्री, B 180 डिग्री, C self appraisal, D none of the above। होप सो आता होगा। Which performance appraisal tool is being used when a supervisor places predetermined percentage of appraisee into various performance categories? A behavior anchor rating scale, B graphic ranking scale, C alternate ranking, D force distribution। नेक्स्ट है the method of keeping and reviewing the record of employees' undesirable behavior at different time intervals is called critical incident, second ranking method, third force distribution method, D fourth paired comparison method। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन थे, इससे जनरली आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह क्वेश्चन हमसे आस्क किए जाते हैं। होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप एनटीएससी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।